मालकिन का बेटा बहुत देर से डायग्राम बना रहा था, पर हर बार गड़बड़ हो जा रही थी और मैं कोने में खड़ी बस देख ही रही थी। तीसरी बार जब उसने पूरा पन्ना रगड़ दिया, तो मैंने हिम्मत करके कहा, आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं बना दूं? मालकिन ने हैरानी से मुझे देखा। तुम ये डायग्राम बना दोगी? मैंने धीरे से सर हिला दिया। उन्होंने पन्ना मेरे सामने रखा और मैं चुपचाप बनाती गई। कुछ ही मिनटों में डायग्राम बिल्कुल सही बन गया। मालकिन और उनका बेटा दोनों मुझे देखकर दंग रह गए और कुछ टाइम बाद मालकिन ने अपने घर बड़ी दावत रखी। उन्होंने सबके सामने मेरे बनाए हुए स्केच दिखाए। उसी दिन कुछ बड़े लोगों ने मेरी पढ़ाई और आर्ट की पूरी जिम्मेदारी ले ली और उस शाम मेरे गरीब माँ बाप एक ही दिन में लखपति बन गए, क्योंकि पहली बार किसी ने मंजरी के हुनर पर भरोसा किया था। मेरा नाम मंजरी है। मैं खामोशी से घर की चाय पीकर माँ को देख रही थी, जो जल्दी जल्दी में घर का सारा काम निपटाकर मालकिन के घर जाने की तैयारी में लगी थी। अभी उन्होंने झाड़ू एक तरफ रखी ही थी कि मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और माँ को देखते हुए बोली, माँ, मैं भी आपके साथ चलूँ? वो मालकिन बहुत अच्छी हैं। पिछली बार जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी किताब पढ़ने के लिए दी थी। क्या पता इस बार भी दे दें। आप मुझे ले चलिए ना। जबकि मेरी माँ फौरन से बोली, इस तरह दूसरों के माल पर नजर नहीं रखनी चाहिए बेटा, ये अच्छी बात नहीं होती है। मैंने तुम्हें कभी ऐसा तो नहीं सिखाया था, और घर में बैठकर वही पढ़ो जो तुम्हारे पास मौजूद है। माँ की बात सुनकर मैं फौरन से ही मायूस लहजे में बोली, मैं उनके माल पर नजर नहीं रखती हूँ, बस अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। मैं उनसे मांगती नहीं हूँ, वो तो मुझे खुद ही दे देती हैं। अगर नहीं भी दी तब भी मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। यहाँ अकेले घर में मुझे डर लगता है और पापा भी रात को ही आते हैं, और आप जानती हैं पड़ोस का केशव मुझे कितना परेशान करता है। मेरी बात सुनकर माँ कुछ लम्हे खामोश रही थी और फिर मेरे पास आकर बैठते हुए बोली कि क्या केशव ने तुम्हें कुछ बोला है? पिछली बार जब उसने बदतमीजी की थी, तुम्हारे पापा ने उसका दिमाग तो ठीक कर दिया था कि अब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो मैंने सर को हाँ में हिलाया और उनको देखते हुए बोली, मम्मी, 12 बजे मैं जब स्कूल से वापस आ रही थी, तब भी वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ सीटी बजा रहा था। मेरी सहेलियां साथ में थीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई, वरना उसका कोई भरोसा नहीं कि वो बीच रास्ते में ही रोक ले। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा लाल हो गया था। वो मुझे देखते हुए बोली कि उस केशव का पक्का पक्का इलाज करना ही पड़ेगा। अब मैं वेदांत साहब के पास जाऊंगी, यहाँ के चेयरमैन के। उनसे इस केशव की शिकायत करूंगी कि मेरी बच्ची अभी सिर्फ 15 साल की है। इस लड़के ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया, और अगर यही सब कुछ चलता रहा तो हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। कल को तुम बड़ी होगी और बाहर निकलोगी। अगर ये इसी तरह तुम्हें परेशान करता रहा तो तुम्हारे अच्छे रिश्ते भी नहीं आएंगे। बिना वजह इसने मोहल्ले में अपना डर बैठाया हुआ है। माँ की बात सुनकर मैं फौरन से बोली, पर वेदांत साहब तो पैसे लेते हैं, वो इतनी आसानी से किसी का भी मसला हल नहीं करते। हमारे घर में तो अच्छा खाना खाने के पैसे भी नहीं हैं, मसले हल करवाने के लिए कहाँ से आएंगे? जबकि मेरी बात सुनकर माँ बोली कि मैं अपनी मालकिन से बात करूंगी, वो बड़े साहब से बात करके ये मसला हल करवा देंगी। अब तुम एक काम करो, अंदर से अपना दुपट्टा लेकर आओ बेटा, तुम बड़ी हो रही हो, खुद को ढक कर रखा करो। जबकि माँ की बात सुनकर मैंने हल्के से सर हिलाया, फिर खामोशी से अंदर चली गई थी और अपना दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर बाहर आई। जबकि मेरी माँ फौरन ही मेरे सामने से निकलते बालों को समेटकर बोली, अपना ख्याल रखना और किसी चीज़ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक तरफ बैठी रहना, या हो सके तो मेरी मदद कर देना। वैसे तुम्हारा कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं है? मैंने सर को ना में हिलाया तो वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गई थी। हम माँ बेटी ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी पड़ोस की आंटी को देकर हम बड़ी मालकिन के घर की तरफ रवाना हो गए थे। मेरे पापा एक दिहाड़ी मजदूर थे। हजार हजार ईंटें तीसरे माले पर चढ़ाते थे, 2 या 3 ट्रक बजरी के तीसरे माले पर पहुंचाते थे और रात को सिर्फ 1000 रुपये लेकर घर वापस आ जाते थे। उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक उनके पास कोई काम नहीं होता था। इन्हीं मजबूरी को देखते हुए माँ ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना शुरू किया था और आमदनी काफ़ी अच्छी हो गई थी। पर पापा खुश नहीं थे। उनका कहना था कि घर चलाने का काम मर्द का होता है, अगर ये जिम्मेदारी औरत के सर पर आ जाए तो घर का निज़ाम खराब हो जाता है। घर की पगड़ी मर्द के सर ही होनी चाहिए।
इस बात पर मम्मी और मैं भी इत्तेफाक करते थे, जो मर्द की कमाई में लाभ होता है, एक औरत की कमाई में नहीं होता। एक लंबा सफ़र तय करके मैं और मम्मी एक बड़े इलाके में दाखिल हो गए थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि इन पैसों को हम किराए में लगा दें, इसलिए हम पैदल चलकर जाना ही पसंद करते थे। घर में दाखिल हुए तो लम्हे भर के लिए मेरी आंखें चमक उठी थीं। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि काश ऐसा घर, ऐसा बंगला हमारा भी हो। मैं अपने माँ बाप को इस तरह राज कराऊं जैसे यहाँ के रहने वाले करते हैं। पर ये सब एक सपने की तरह था। मम्मी मुझे लिए हुए हॉल में आ गई थी। हॉल में ही मालकिन और उनका बेटा बैठे हुए स्कूल का काम कर रहे थे। मम्मी फौरन से उनकी तरफ बढ़ी थी, झुककर उनको नमस्ते किया, जबकि मैंने भी कांपती आवाज में उनको नमस्ते किया। उनके बेटे की किताब पर नजर जमा दी। मम्मी अब उनसे काम वगैरह का पूछ रही थी, जबकि मालकिन बहुत ही नरमी से मेरी माँ के साथ पेश आ रही थी। कहने को तो वो औरत करोड़ों की मालकिन थी, इतने अमीर आदमी की पत्नी थी, पर उसके बावजूद उनमें नाम कभी गुरूर या घमंड बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि बहुत ही नरमी के साथ पेश आना अपना पसंदीदा काम समझती थी। मम्मी को किचन का काम सौंपकर वो वापस अपने बच्चे में मगन हो गई, जबकि मैं खामोशी से एक तरफ कोने में बैठ गई थी। उनकी सबसे अच्छी बात थी कि नौकर हो या कोई काम वाला हो या फिर घर का मेंबर हो, हर इंसान को अपने बराबर में बैठाती थी। कभी भी हमें नीचे बैठने के लिए नहीं कहा गया। यही वजह थी कि मैं उनके घर पर आना जाना पसंद करती थी। कुछ लम्हे के बाद अचानक ही उनकी झुंझलाई हुई आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई। शुभम बेटे, अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो ड्राइंग कैसे बनेगी? बच्चे गौर करो, कल आपको ये जमा करवाना है। जबकि उनका 15 साल का बेटा फौरन से ही बोला, कब से बना रहा हूँ और कितना बनाऊं मम्मी, ये डायग्राम बनने का नाम ही नहीं ले रहा। न जाने टीचर ने क्या सोचकर ये डायग्राम पेपर में दी है। कब तक इंसान कोशिश करता रहेगा? जबकि उनकी माँ बोली, अगर तुम इसी तरह से मायूसी की बातें करोगे फिर कभी भी बना नहीं पाओगे। हिम्मत करो, तुम कर सकते हो। जबकि वो बहुत झुंझलाकर बोला कि मुझे नहीं लगता ये बन पाएगी, मैं जा रहा हूँ, मैं अब थक चुका हूँ। ये कहकर उसने किताबों को दूर कर दिया था, जबकि मालकिन उसकी बाजू पकड़कर बोली, नहीं शुभम, इस तरह नहीं करते हैं। किताबों को संभालो और दोबारा से बनाओ, कल तुम्हें जमा करवाना है। तुम्हारे साथी सब जमा करवा चुके हैं और तुम आखिरी तारीखों में ये जमा करवाओगे। क्या हो गया है? तुम्हें पिछली बार पेरेंट्स मीटिंग में भी तुम्हारी कितनी शिकायत आई थी। अब मैं और तुम्हारी शिकायतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। जबकि वो मुंह बनाए हुए दोबारा से डायग्राम मिटाकर बनाने लगा था। उसने तीसरी बार रबड़ से उसी बनाई हुई डायग्राम को मिटाया था। तभी कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और मालकिन को देखते हुए बोली कि आंटी, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं उसकी मदद कर दूं। ये वैसे इतनी भी मुश्किल नहीं है, ये बस समझ नहीं पा रहा है, वरना ये बहुत आसानी से बन सकता है। मेरी बात सुनकर मालकिन बोली कि क्या तुम कर सकती हो? मैंने सर तभी हाँ में हिलाया था और उनको देखते हुए बोली कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। आपको पता है, मुझे ड्राइंग में अपने स्कूल में अवार्ड भी मिला है। मैं बहुत अच्छी पेंटर हूँ। मेरी बात सुनकर वो फौरन से बोली, और क्या तुम्हें सिखाना भी आता है? मैंने सर हाँ में हिलाया। उनको देखते हुए बोली कि जिस कंपटीशन का मैं आपको बता रही हूँ, इस कंपटीशन में ही मैंने अपनी कई दोस्तों को ये आर्ट सिखाया है। अगर आप कहेंगी तो मैं आपके बेटे की भी मदद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर को हल्का सा हिलाया था और अपनी जगह छोड़कर दूसरी तरफ बैठ गईं। मैंने पास बैठकर शुभम को भी हेलो बोला, तो वो फौरन से कहने लगा कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें बदले में बहुत ही खूबसूरत किताब दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है। आंटी ने बताया है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, बस पढ़ाई की जगह अच्छी नहीं मिली। जबकि मैं फौरन से बोली कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा है, वहाँ के टीचर बहुत ही मेहनत करते हैं और सब बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरी बात सुनकर वो बोला कि हाँ, गवर्नमेंट टीचर बहुत अच्छे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, लेकिन उनके पास तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से डायग्राम पर झुक गई थी और उसको गौर से देखने लगी। ये बायो की डायग्राम थी, जभी तो उसको बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो काफ़ी टफ होता है। फिर मैं उसको देखते हुए बोली कि सबसे पहले अपने दिमाग में ये ख्याल निकाल दो कि तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर तुमने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि तुम कर सकते हो, तो दुनिया को भी जीत कर हासिल कर लोगे। मैं भी खुद को इसी तरह से हिम्मत देती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती,
मैं खुद को हिम्मत दिलाती हूँ कि ये मैं करूँगी। मैं हर कीमत पर करके खुद को हराऊँगी। सबसे पहले तुम अपने दिमाग को हर उल्टी-सीधी चीज़ों से हटाओ और सिर्फ ध्यान अपनी ड्राइंग पर रखो। मुझे उम्मीद है कि तुम कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वो काफ़ी परेशान होकर बोला, देखो, मेरे पास बिल्कुल वक़्त नहीं है। ये बनाकर मुझे वीडियो गेम भी खेलना है, उसके बाद फुटबॉल खेलना है और भी बहुत सारे काम हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बैठकर बातें बनाता रहूँगा, तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। जबकि मैं उसकी बात सुनकर बोली कि शुभम साहब, आप कभी भी ये नहीं बना सकते क्योंकि आपके दिमाग पर उल्टी-सीधी चीज़ें सवार हैं। फुटबॉल, वीडियो गेम्स और भी अलग-अलग एक्टिविटी फ़िलहाल एक तरफ हो जानी चाहिए क्योंकि आपके स्कूल का काम है। अगर हम अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आपके पापा के पास बहुत पैसा है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं, तभी तो आप अपना कारोबार संभाल सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, अच्छा कारोबार संभालने के लिए भी पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं होगी, तो आप अपना कारोबार आगे कैसे बढ़ाएंगे? फिलहाल आप उस पर ध्यान दीजिए, हर चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। मेरी बात सुनकर वो फौरन से बोला कि अच्छा ठीक है, मैंने सब छोड़ दिया है, वीडियो गेम, फुटबॉल और बाकी एक्टिविटी मैं कल करूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे ड्राइंग बनानी है। अब तुम मुझे सिखाओ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये पेपर में भी आएगी। अभी अगर तुम मुझे बनाकर दे दोगी, तो आगे जाकर मुझे मुश्किल होगी। उसकी बात सुनकर मैंने पेंसिल उठाई और एक-एक चीज़ उसको क्लियर करने लगी थी कि ड्राइंग के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। मैंने हर छोटी चीज़ से उसको समझाया था। मेरे साथ ही वो अपनी दूसरी कॉपी पर ट्राई कर रहा था और देखते ही देखते दोनों ने एक साथ ही उस डायग्राम को तैयार कर लिया था। शुभम अचानक इतना खुश हो गया कि उसने एकदम से मुझे गले से लगा लिया, जबकि मैं किसी करंट की तरह उससे दूर हो गई थी। वो खुशी से अपनी माँ को अपनी डायग्राम दिखाते हुए बोला कि देखिए मम्मी, मैंने खुद भी बनाई है और हम दोनों की कितनी अच्छी बनी है। जबकि मालकिन मुझे देखते हुए बोली, सच में मंजरी, तुम में बहुत ही बेहतरीन टैलेंट है, तुम उसको कैश क्यों नहीं करती? जबकि उनकी बात सुनकर मैं फौरन से बोली कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाई, मैं टैलेंट को कैश कैसे कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे देखते हुए बोली कि मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए, इतना बेहतरीन टैलेंट और तुम अगले इंसान को इतने अच्छे तरीके से समझाती हो, तुम्हें चाहिए तुम अपनी ड्राइंग क्लासेस देना शुरू कर दो। तुम मुझे ये बताओ, तुमने ये कहाँ से सीखा? मतलब एक तो बनाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है और दूसरा सिखाना भी बहुत अच्छा आता है। मेरा बेटा कब से इसको बनाने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन उसको 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ये डायग्राम बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई बार उसने बनाया और कई बार उसने इसको मिटाया, लेकिन कोई ना कोई गलती कर ही देता था, जिसकी वजह से उसकी पूरी डायग्राम खराब हो जाती थी। पर तुमने सिर्फ एक ही बार में बना ली और उसने भी तुम्हारे साथ ही बना लिया। ये कैसे किया? जबकि मैं मुस्कुराकर बोली कि बस ज़्यादा नहीं, इंसान के दिमाग से खेलना होता है। अगर आप सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अभी जो काम कर रहे हैं, इस पर फोकस करें, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं अभी उनसे बात कर ही रही थी जब किचन से मम्मी की आवाज़ आ गई। मैं खामोशी से उठकर किचन में आ गई थी। अभी मैं कुछ कहती उससे पहले ही मम्मी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे देखते हुए बोली कि तुम पागल हो, मैंने मना किया था ना, उन लोगों के साथ ज़्यादा घुलने-मिलने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़के ने तुम्हें गले से भी लगा लिया। आगे से तुम यहाँ नहीं आओगी और अब मेरे साथ किचन में ही खड़ी रहो। बेवकूफ़ लड़की, मैं केशव से तुम्हें बचा रही हूँ और तुम उस लड़के के करीब जा रही हो। मम्मी की बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसकी मदद की, तो वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया और आप जानती हैं ये अमीर लोग, उनके यहाँ ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल समझा जाता है। जबकि मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़कर बोली, पर हमारे यहाँ ये सब नॉर्मल नहीं समझा जाता, इसीलिए बेहतर होगा कि यहीं रहो और किसी की बिना वजह मदद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी के भी सामने आए। तुम्हारे पापा इन मामलों में सख्त हैं, भूल गई हो क्या? कितने गैरतमंद हैं, यहाँ नौकरी करने पर भी उनको कितने ऐतराज़ हैं। खुद अपना आप ख़त्म कर लेंगे, लेकिन हमारी इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे। इसलिए बेहतर है सुकून से रहो। मैं तुम्हारे बाप को खोना नहीं चाहती, वो मेरी दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसान है। अपनी मम्मी की बात सुनकर मैं खामोशी से एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई थी। वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। पापा गैरत के मामले में तो सच में पागल थे। उन्हें बहुत जल्दी बातें बुरी लग जाती थी। उनका कहना था कि औरतों को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी,
वो इस तरह मेरी फ़िक्र में परेशान रहने लगे थे। अगर उनको ज़रा भी इस बात का पता चला कि मैंने मालकिन के बेटे को गले से लगाया, तो वो सच में मेरा जीना दुश्वार कर देते और मम्मी को भी नौकरी नहीं करने देते। पर अब पापा के हालात ऐसे थे कि मम्मी नौकरी करेंगी, तभी हमारे घर का गुज़ारा हो सकता है। पर पापा ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मम्मी उनके मामले पर कुछ ज़्यादा ही गौर करती थी कि बिल्कुल भी कोई छोटी गलती नहीं हो। हर औरत के लिए उसका पति ही उसका सब कुछ होता है। इसी तरह मम्मी के लिए भी पापा उनका सब कुछ थे। वो हर काम सोच समझकर करती ताकि उनके पति को कुछ भी बुरा नहीं लगे। ऐसे ही कुछ लम्हे और गुजर गए थे जब मालकिन का बेटा किचन में दाखिल हुआ और मुझे देखते हुए बोला कि मम्मी तुम्हें बाहर बुला रही हैं, तुम यहाँ पर क्यों बैठ गई हो? जबकि मेरी मम्मी घूर कर उसको देखने लगी थी। मैं भी बुरी तरह से घबरा गई। मुझे पता था कि अभी वो मुझे भेज देंगी, लेकिन घर जाकर मेरी अच्छी क्लास भी होने वाली है। मेरी मम्मी फौरन से बोली कि बेटा, वो मेरी मदद कर रही है, मालकिन को कोई काम है क्या? जबकि वो सर हाँ में हिलाकर बोला कि जी, मम्मी उसकी किसी से बात करवाना चाहती हैं और आपको भी उन्होंने साथ में ही बाहर बुलाया है। ये सुनकर मुझे अंदर तक सुकून महसूस हुआ था। मम्मी के चेहरे पर भी तसल्ली भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। हम दोनों माँ बेटी बाहर आ गए थे। सामने ही मालकिन किसी से मुस्कुराकर बात कर रही थी। मुझे देखते हुए उन्होंने मुझे पास बुलाया और अपने करीब बिठाते हुए बोली कि इनसे बात करो। ये तुमसे कुछ ड्राइंग के हवाले से बात करेंगे, तुम इनको तरीके से जवाब दो, ठीक है? जबकि मैं सर हिलाते हुए मोबाइल पर कान लगा चुकी थी, दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ गूंज गई। कैसी है मैम आप? मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं और आपके अंदर सिखाने का भी बहुत अच्छा टैलेंट है। आपको पता है आप जो काम कर रही हैं, उसकी आज के ज़माने में बहुत कीमत है। पर मैं फ़ौरन ही परेशान लहजे में बोली कि मैं आपकी बातें नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बस ड्राइंग अच्छी बनाती हूँ। जबकि वो फ़ौरन से बोले कि नहीं, मिसेज वैदेही ने तो मुझे बताया है कि आप सिखाने का भी हुनर रखती हैं। ड्राइंग सिखाना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। अभी पिछले महीने मिसेज वैदेही के घर एक पार्टी है। मैं उम्मीद करूंगा आप उस पार्टी में ज़रूर शामिल हों, ताकि मैं आपका टैलेंट देखकर आपके लिए एक बेहतरीन काम निकाल सकूं। वैसे ज़्यादातर मेरे पास काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो ये काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा इंसान भी मुझे चाहिए जो अगले को भी सिखा सके, क्योंकि बनाने वाले बहुत हैं पर सिखाने वाला एक भी नहीं है। क्या आप पार्टी में आएंगी? मैंने फौरन मालकिन साहिबा को देखा था और उलझी उलझी सी आवाज़ में बोली कि अगर मेरे नसीब में हुआ तो ज़रूर आऊंगी, पर अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। मैं गरीब थी, मेरे पापा दिहाड़ी के मजदूर और मेरी माँ एक नौकर थी, पर उसके बावजूद पढ़ाई ने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस तो पैदा कर ही दिया था कि मैं आसानी से किसी से भी बात कर लेती थी। इस वक्त मुझे उनसे बात करते हुए ज़रा भी डर महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मैंने बहुत ही सुकून भरे लहजे में उनके साथ बात की थी। हाँ, थोड़ी बहुत घबराहट हुई थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी पापा के अलावा किसी गैर मर्द से मोबाइल फ़ोन पर बात ही नहीं की। कुछ देर उन्होंने और मुझे ड्राइंग के हवाले से कई तरह के सवाल पूछे थे, जिनका जवाब मैंने बहुत ही तरीके के साथ दिया था और फिर वो कॉल कट कर चुके थे। मैंने मालकिन की तरफ को देखा तो वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली कि तुम पार्टी में ज़रूर आना मंजरी। मैं जानती हूँ तुम्हारी मम्मी ने कितनी मुश्किल का सामना किया है। अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतने टैलेंटेड हो। हर एक इंसान का टैलेंट उसके अंदर होता है। कभी भी किसी भी इंसान को देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। तुम इस बात की एक जीती जागती मिसाल हो। अच्छा भी काम करो, घर जाकर कुछ आर्ट बनाकर कल अपनी मम्मी के साथ लेकर आना और मुझे देना। मैं उनको आगे पहुंचाऊंगी ताकि तुम्हारी मंजिल आसान हो सके। वो कुछ और कहती उससे पहले ही मेरी मम्मी मालकिन से बोली, आप क्या करना चाहती हैं? मेरी बच्ची के पापा इन बातों को पसंद नहीं करते। वो टैलेंटेड है या नहीं, ये फैसला भी उसके पापा करेंगे। जबकि मालकिन बोली कि बेवकूफ़ी की बातें मत करो प्रज्ञा, तुम्हारी बेटी का नसीब बदलने वाला है। तुम तो उसकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करो। अरे अगर उसका नसीब बदल गया तो तुम भी मालामाल हो जाओगी। तुम्हारी बेटी के पास जो हुनर है वो हर किसी के पास नहीं होता। ऊपर वाले ने तुम्हारी बेटी को ये हुनर तोहफे में दिया है, उसकी कदर करो। जबकि मेरी माँ फौरन से बोली कि मैं मानती हूँ, आपकी बातें सही हैं। हाँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपकी हर बात समझ आ रही है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पति इन बातों को पसंद नहीं करते। अगर उनको पता चला कि आपके बेटे की इसने मदद की है, उसके साथ बैठकर काम करवाया है और आपका बेटा खुशी से
मेरी बेटी के गले लगा है तो सच में मेरा काम भी खत्म करवा देंगे। और अगर उनको जरा भी इस बात का पता चल गया कि मेरी बेटी ने किसी गैर मर्द से मोबाइल फोन पर बात की है, तो ये तय है कि इसकी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, इसको एक किताब भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि मेरे पति पहले ही पढ़ाई के खिलाफ हैं। उनका तो कहना है कि लड़कियों को घरदारी आनी चाहिए, कुछ साल के बाद मैं इसकी शादी कर दूंगी और ये पढ़ाई किताबें इसके काम नहीं आनी। जबकि मालकिन सख्त लहजे में बोली कि तुम खामोश रहो, बेकार की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास से काम छोड़कर जाओगी तब भी मैं तुम्हारी बेटी का हुनर आगे पहुंचाऊंगी। हर इंसान के पास ये हुनर नहीं होता, हजारों की तादाद में से भी कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं। तुम अपनी बच्ची का टैलेंट दबाओ मत, उसको उभारो और एक न एक दिन ये तुम्हें बहुत कामयाब होकर दिखाएगी। और रही तुम्हारे पति की बात, अगर वो तुम्हारे साथ या तुम्हारी बच्ची के साथ कोई जुल्म करेंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। मैं उनको समझाऊंगी कि जल्दबाजी में और समझदारी में क्या फ़र्क होता है। जबकि मेरी मम्मी उनकी बात सुनकर बोली, मालकिन, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरे पति इज्जत के मामले में कत्ल और मारपीट पर उतर आते हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मैं अपनी बच्ची की पढ़ाई खुद देख सकती हूँ। मम्मी और कुछ कहती उससे पहले ही मैं पास आई थी और मालकिन को देखते हुए बोली कि आपको जो करना है आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं अपने माँ बाप को इस तरह मजदूरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप को एक बेहतरीन फ्यूचर दूँ, उनका सहारा बनूँ, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँ, आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ। मुझे उन सब चीज़ों के लिए अपना आप ही देना पड़ा तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मम्मी की तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र होकर मेरे लिए जो कर सकती हैं करिए, मैं आपकी हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। मेरी मम्मी मुझे आंखें दिखा रही थी, पर मैंने तय कर लिया था कि ज़िंदगी को अगर कामयाब बनाना है तो हिम्मत करनी ही होगी। इंसान को हर बार मौका प्लेट में सजाकर नहीं मिलता। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो उसको ख़राब नहीं होने दें। अक्सर मेरी टीचर भी ऐसा ही कहती थी। इंग्लिश की टीचर ने हमें एक बार ये बात बोली थी कि ज़िंदगी में हर इंसान को कामयाब होने का एक मौका ऊपर वाला नसीब ज़रूर करता है। कुछ लोग इस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ी और जज्बातीपन के ज़रिए उस फ़ायदे को नुकसान में बदल देते हैं। और इसीलिए मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती जो बात के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाए। मम्मी ने बहुत मुश्किल से आज का काम पूरा किया था और मुझे लिए हुए घर से निकल गई थी। रास्ते में हम दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई, पर जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, मम्मी ने फ़ौरन से मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे दीवार के साथ लगाते हुए बोली कि तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही चलने नहीं लगा? क्या ज़रूरत थी उनके सामने बेकार की बातें करने की? तुम हमारा सहारा बनोगी, ये करोगी, वो करोगी, पागल हो गई हो तुम? जबकि मैं उनकी बात सुनकर बोली कि हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं नहीं देख सकती आपको दूसरों के घरों में जाकर काम करते हुए, नहीं देख सकती अपने पापा को एक दिहाड़ीदार मजदूर की सूरत में। मैं आप लोगों की बेटी नहीं, बेटा बनना चाहती हूँ, जो अपने माँ बाप को सुकून भरी जिंदगी दे सके। एक बेटी सिर्फ शादी करने के लिए नहीं होती, एक बेटी के भी कुछ अरमान होते हैं। एक बेटी से भी पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। सिर्फ शादी करना ही मसले का हल नहीं होता, आगे पूरी जिंदगी होती है। अगर मेरे पति अपने काम धंधे से किसी वक्त हाथ धोकर बैठ गए, तब मैं क्या करूंगी? क्या इतना पढ़ने के बावजूद मैं भी लोगों के घरों की नौकरी करूंगी? अगर मेरे पास कोई हुनर होगा तो कम से कम मैं उस हुनर से कुछ काम तो कर सकती हूँ। मम्मी, अगर आपको और पापा को अपना फ्यूचर नहीं संवारना तो मुझे संवारना है। मैं अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। बस बहुत हो चुका, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आप लोगों की मनमर्जियाँ देखकर कब तक मैं घुट घुट कर जीऊँगी? मैं 9th क्लास में पहुँच गई हूँ अब, लेकिन आज तक मैंने अपनी काबिलियत से 1 रुपया भी नहीं कमाया। इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा? जबकि मेरी मम्मी मुझे देखते हुए बोली, तुम अभी सिर्फ 15 साल की हो और इस उम्र में पैसे कमाना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? मालकिन तो बेवकूफ़ है। उन लोगों के पास सिर्फ पैसा कमाने की ही बातें होती हैं, बस भूल जाओ उनको। जबकि मैं बोली, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो मुझे मेरी मंजिल की राह दिखा सकती हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उनसे मैं ये कहकर अपने कमरे में चली गई थी। कहने को हम लोग गरीब थे, लेकिन मेरे पापा ने मेरा अलग से कमरा बनाया था। मैं उनकी बेटी थी, उस बात का एहसास उनको हर पल रहता था। और आखिरकार इतना कहने के बावजूद मम्मी मुझे दोबारा से मालकिन के पास नहीं लेकर गई थी। वैसे तो ये भी बार बार मेरी मम्मी को कह रही थी कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आओ, लेकिन मम्मी ने उनसे साफ मना कर दिया था
और इस हद तक मेरी मम्मी का दिमाग खराब हो गया था कि वो अब वहाँ से काम छोड़कर कहीं और लगने को कह रही थी। आज मामूल का ही दिन था। सुबह से ही मम्मी का दिमाग हद से ज़्यादा खराब हो रहा था और जब से काम पर से वो आई थी, तब से बहुत परेशान थी। हर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा कर रही थी। कुछ देर तक मैंने उनके गुस्से को बर्दाश्त किया, पर अब उनका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। मम्मी अगर पढ़ी लिखी होती, तो वो इस मामले को समझती, पर पढ़ाई नहीं होने की वजह से वो इस बात को समझ ही नहीं रही थी। इसलिए अब मैं सीधा अपने पापा के पास आई, जो अभी काफ़ी थके हुए थे और बिस्तर पर लेट गए थे। मैं फ़ौरन से उनके कदमों के पास पहुंच गई और मैं अभी उनके पाँव को हाथ लगाती, उससे पहले ही वो अपनी जगह से उठकर बैठ गए थे और मुझे देखते हुए बोले, क्या हो गया है बिटिया? पापा के पाँव को हाथ नहीं लगाते। अरे बिटिया तो बाप के सर का ताज होती है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं उनको देखते हुए बोली कि ये बात मम्मी क्यों नहीं समझ रही हैं पापा। अगर आपको एक बार एक बेहतरीन मौका मिले अपनी ज़िंदगी को बदलने का और अपने हुनर को आजमाने का, तो तब क्या आप लड़का और लड़की में फ़र्क करेंगे? आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, अगर आप लड़की होते और आपके पास कोई हुनर होता और उसको आजमाने का कभी ख़ास मौका मिलता, क्या आप उस मौके को ख़राब कर देते? देखिए, आप हक और सच से ही बताना मुझे, लड़की और लड़की में फ़र्क किए बिना। मेरी बात सुनकर मेरे पापा कुछ देर तक खामोश रहे और फिर मुझे देखते हुए बोले कि देखो बेटा, आज के दौर में जिसके पास भी हुनर है, उसी की जीत है। जिसके पास हुनर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में परेशान होने के लिए पैदा हुआ है। अगर मेरे पास कोई हुनर होता और मुझे मौका मिलता कि मैं उस हुनर को आजमाकर अपनी ज़िंदगी को बदल दूं, तो मैं उस हुनर को कभी भी बेकार नहीं जाने देता और इस मौके को अपने लिए फ़ायदा बना लेता। पापा की बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोली कि मेरे पास भी एक हुनर है पापा, और मैं उस हुनर के ज़रिए हमारे हालात बदल सकती हूँ। ज़्यादा ख़ास नहीं पता, लेकिन इतना तो हो सकता है कि आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाए। मम्मी जो दूसरों के घर में बर्तन धोती हैं, ये ख़त्म हो जाए। और पापा, मैं खूब पढ़ना चाहती हूँ, एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। शायद मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। क्या मैं ये कर सकती हूँ? और मुझे कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही मैं इतना कमा सकती हूँ। क्या आप मुझे इस चीज़ की इजाज़त देंगे? मेरी बात सुनकर पापा कुछ देर खामोश रहे थे और फिर मुझे देखते हुए बोले, अगर घर बैठे तुम्हें ये सब करने का मौका मिल रहा है, तो मैं कभी भी तुम्हें ये करने से नहीं रोकूंगा। तुम मेरी बेटी ज़रूर हो, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी हो। मैं तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं करने दे सकता, पर हाँ, अगर तुम घर बैठे कुछ करना चाहती हो, तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। उनकी बात सुनते ही मैं बोली कि पापा, मैं एक बेहतरीन पेंटर हूँ। मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ। मम्मी की मालकिन है ना, उनके पास ही मेरे लिए एक अच्छा मौका है। वो मुझे इस फील्ड में आके पहुँचा सकती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो मेरी कामयाबी की सीढ़ी हैं। लेकिन मम्मी के दिमाग पर सिर्फ एक बात सवार है कि बेटियां चार दीवारी में रहती हैं और घर के काम करती हैं। तो मैं भी वादा कर रही हूँ कि घर के काम भी करूँगी, चार दीवारी में भी रहूँगी और अपना नाम भी बनाऊँगी। पर मम्मी मुझे ये करने नहीं दे रही हैं। वो अड़ रही हैं, साथ ही सब में आपको ढाल बना रही हैं। वो ऐसा क्यों कर रही हैं, मैं खुद नहीं जानती। मेरी बात सुनकर पापा कुछ देर खामोश हो गए थे और फिर मुझे देखते हुए बोले कि तुम्हारी माँ इसलिए ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो तुम्हें शहजादियों की तरह देखना चाहती है। यानी तुम कोई काम ना करो, बस जिस तरह की ज़िंदगी उसको मिल रही है वो तुम्हें ना मिले। तुम आज़ाद ज़िंदगी गुजारो, सुकून से रहो, पैसा उड़ाओ, खाओ पियो, पढ़ाई करो, काम ना करो। उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोली, तो क्या मैं दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारूंगी? पापा, मैं खुद कुछ नहीं करूं? अगर मौका है तो मैं पीछे हट जाऊं क्या? और मम्मी का मानना है कि मेरी शादी किसी अमीर इंसान से हो। मैं मानती हूँ, हाँ हो भी गई, लेकिन उसके बाद अगर वो मुझे वो खुशियाँ नहीं दे पाया जो मैं चाहती हूँ, तब आप क्या करेंगे? अगर उसको कोई बीमारी हो गई या अगर वो मर गया, तब मैं क्या करूँगी? लेकिन अगर मेरे पास एक मौका है, तो मैं इसको ख़राब क्यों करूँ? मुझे इन सब का जवाब चाहिए। पापा सब कहते हैं कि बेटियां बाप के घर में शहजादी होती हैं, तो क्या मैं शहजादी की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती? मुझसे क्यों ऐसे बिहेव किया जा रहा है? क्या मैं आप लोगों के सामने छोटी-छोटी बातों पर हाथ फैलाऊं और आप मेरी फैलाई हुई हथेली को देखो, हमेशा खामोश रह जाएं, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी खाली हथेली पर रखा जाए। पापा, मैं जानती हूँ आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, पर यही एक बेहतरीन मौका है। मेरी बात सुनकर पापा कुछ देर तक खामोश रहे थे, शायद कुछ सोच रहे थे और फिर मुझे देखते हुए बोले
कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ जो कहती है उसको कहने दो। अगर तुम्हें इस फ़ील्ड के ज़रिए आगे जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन अपने आप की इज़्ज़त का हमेशा ख़्याल रखना। तुम मेरा मान हो बेटी, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो। अगर तुमने अपने बाप को कभी मायूस किया तो याद रखना, मैं कभी भी दुनिया के सामने सर नहीं उठा पाऊँगा। मेरी बात समझ रही हो ना? उनकी बात सुनकर मैंने सर को हल्का सा हिलाया और खामोशी से उठकर चली गई थी। दिल की धड़कन उस वक्त बहुत तेज हो रही थी, आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैं कामयाबी के अब बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। मुझे यकीन था कि उस औरत के जरिए मैं आगे जा सकती हूँ। स्कूल में भी कई टीचर ने मुझे ये बात कही थी कि तुम इतनी अच्छी पेंटर हो, इतनी अच्छी ड्राइंग करती हो, तुम कामयाब हो सकती हो, बस इस फील्ड को समझ लो। पर मैंने कभी भी हाँ नहीं बोली थी, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ इतना पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन अब अगर मुझे आगे पहुंचाने वाला कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा था, तो मैं इस मौके को खराब नहीं कर सकती थी। अब मालकिन की पार्टी आ गई थी। मम्मी ने मुझसे वहां चलने के लिए बहुत मना किया था। वो किसी भी कीमत पर मुझे उस फील्ड में नहीं जाने देना चाहती थी, पर मेरे पापा की मर्जी के सामने वो काफी बेबस हो गई थी। मैंने आज अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाल कर पहने थे और मम्मी के साथ मालकिन के यहाँ पार्टी में जाने के लिए रवाना हो गई। मेरी मम्मी का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बार बार मुझे बातें सुना रही थी कि तुम्हारी जिद की वजह से मैं सर झुका रही हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर थोड़े टाइम में हम माँ और बेटी पार्टी में पहुंच गए थे। अभी मैं अंदर दाखिल हुई ही थी कि जब मेन एंट्रेंस पर मालकिन नजर आ गई थी। वो फौरन से मेरे पास आई और मुझे पकड़ते हुए बोली कि आ जाओ मंजरी बेटा, जल्दी से, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। ये पार्टी स्पेशली तुम्हारे लिए रखी गई है। इतनी दूर दूर से लोग तुम्हारी मेहनत को देखने के लिए आए हैं। जबकि मैं हैरान थी, वो इस तरह क्यों बोल रही हैं, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई ड्राइंग बनाकर उन्हें दी ही नहीं थी। तो इन लोगों को मेरी आर्ट का कैसे अंदाजा हुआ, जो लोग मुझसे इतना बेसब्री से मिलना चाह रहे हैं। पर इन सोच में खोई खोई जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, तो मैं लम्हे भर के लिए हैरान रह गई थी। मेरी छोटी बड़ी कागज पर बनाई हुई ड्राइंग्स वहाँ एक लाइन में सजी हुई थी। मैंने तभी हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, जो अब मुझे देखकर दिल से मुस्कुरा रही थी। उन्होंने ही मालकिन के घर पर ये सब ड्राइंग पहुंचाई थी। वो मुझे देखते ही बोली, मेरी बेटी किसी चीज़ की ख्वाहिश करे और मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करूं, भला ऐसे कैसे मुमकिन है। जाओ मंजरी, तुम्हारी कामयाबी तुमसे 2 कदम की दूरी पर है। और मैं मालकिन के साथ आगे रवाना हो गई थी। मैं अभी बीच में आई थी जब काफ़ी सारे लोग मेरे आसपास जमा हो गए और मेरी ड्राइंग की तारीफ करने लगे। मैं इतनी अच्छी कलाकार थी कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने तस्वीर खींचकर चिपका दी हो। हालांकि ये मेरे हाथों का कमाल था, क्योंकि वो लगती ही इतनी रियलिस्टिक थी, किसी को भी धोखा हो सकता था। तभी एक इंसान मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला कि आपकी इस कलाकारी को देखते हुए हमने आपको एक कंपटीशन में शामिल किया है। अगर आप इस कंपटीशन को जीत जाती हैं, तो आपको हम अपने सेंटर के सबसे बेहतरीन टीचर में शामिल कर लेंगे और आपको उस कंपटीशन को जीतने पर बहुत अच्छा प्राइस भी हासिल होगा। और उस प्राइस की जो रकम होगी, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। मैंने फौरन ही हामी भर ली थी। मैं जानती ही नहीं थी कि जिस कंपटीशन के लिए मैं हाँ कह रही थी, वो कंपटीशन मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाने वाला है। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो धीरे धीरे गुजरता ही जा रहा था। फिर एक हफ्ते के बाद मुझे उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचना था। मैं अपने पापा के साथ वहां पर पहुंच गई थी। मैं जिस वक्त अंदर दाखिल हुई, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। इतनी इतनी उम्र के लोग भी वहां पर आए हुए थे, जबकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया था, क्योंकि मैं वहां सबसे कम उम्र की थी। मैं खामोशी से अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई थी और जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। कंपटीशन का टाइम तकरीबन 1.5 घंटे का था और मैंने अपनी ड्राइंग तकरीबन आधे घंटे में ही तैयार कर ली थी। मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा माहिर थी कि मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता था। और ठीक 1.5 घंटे के बाद जब वक्त पूरा हुआ, तो मैंने अपनी ड्राइंग बनाकर स्टाफ को दे दी थी। मैं अपने पापा के साथ एक कुर्सी पर बैठकर अब अपने रिजल्ट आने का इंतज़ार करने लगी थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं ये रिजल्ट पास नहीं कर पाऊंगी, पर ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। ठीक आधे घंटे के बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो मैं और मेरे पापा हैरान रह गए थे। उस कंपटीशन के जीतने पर मुझे पूरे 5 लाख रुपयों का इनाम मिला था
और साथ में सेंटर की एक बेहतरीन टीचर भी बना ली गई थी, जिसकी हर महीने की सैलरी 50,000 रुपये थी। मैं हैरान थी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में इतनी कामयाब हो चुकी थी। मेरे पापा तो इतना सब देखकर रो ही पड़े थे। मेरी अपनी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। इंसान अगर कुछ करने पर आए तो वो दुनिया भी जीत सकता है, और मेरे हाल भी इस वक्त कुछ इसी तरह का था। मैं जब अपने पापा के साथ इनाम की रकम और अपनी जॉब लिए घर में दाखिल हुई, मेरी माँ भी मुझे गले से लगाकर खूब रोई। हमारी जिंदगी के दिन अब सच में बदल गए थे। मैंने अपनी नौकरी के जरिए अपने घर को बना लिया था। पापा को एक राशन की दुकान करवाई। वो वहीं पर अब बैठे रहते हैं और काम करते। मम्मी ने झाड़ू पोछे का काम छोड़ दिया, क्योंकि पापा की दुकान से ही इतनी आमदनी आ जाती है कि मैं भी 2-3 घंटे उस सेंटर को देने के लिए जाती हूँ। मैं अब अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ और अपने माँ बाप को सपोर्ट भी कर रही हूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं मालकिन के लिए कोई तोहफा ज़रूर लेती हूँ और उन्हें उस तोहफे को खुशी खुशी देकर आती हूँ, जिससे मेरे दिल को बेहद सुकून महसूस होता है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं इस पोस्ट तक पहुँच पाई हूँ। मैं जितना उनका शुक्र करूँ तो कम ही है। एक वही औरत थी जो मुझे इस जगह तक लाने का सहारा बनी, एक ढाल थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा है कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार मौका ज़रूर मिलता है। इस मौके को इंसान ख़राब करने की जगह अगर इस मौके का फ़ायदा उठाए तो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं, और ऊपर वाला जैसे चाहे कामयाब करे, जिसको चाहे बुराई के रास्ते पर ही धकेल दे। बस आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। मेरे माँ बाप के आशीर्वाद और मेरी सच्ची लगन ही आज मुझे इतना कामयाब कर पाई है। पहले जो रिश्तेदार हमसे मिलना भी गवारा नहीं किया करते थे, बात करने से बचते थे, बल्कि हमें कमतर समझते थे, आज वही सब मुझसे मिलने के लिए मम्मी से वक्त तय कर रहे होते हैं। सच में ऊपर वाला जिसको चाहे इज्जत देता है, वो बहुत ही बड़ा है। मेरी जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी, लेकिन सच कहूँ तो असली सुकून तब मिला जब पहली बार मैंने अपने पापा के हाथ में 50,000 की गड्डी रखी और कहा कि पापा, ये मेरी यानी आपकी पहली कमाई है, इसे संभाल कर रखना। मेरे पापा ने वो नोट हाथों में ऐसे पकड़े जैसे किसी ने सोना रख दिया हो। उनकी आंखें भर आई थी और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब मुझे कोई गम नहीं बेटा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि जैसे ऊपर वाले ने कई जन्मों की खुशी एक पल में दे दी हो। अब धीरे धीरे हमारे हालात बदलते गए। घर में अब पहले जैसा डर, घुटन, परेशानी कुछ भी नहीं लग रहा। हम लोग हंसते हैं, कभी कभी छोटी सी खुशी पर भी जश्न मना लेते हैं, और पापा की दुकान भी चल पड़ी थी। मम्मी का चेहरा अब थकान से नहीं बल्कि चैन से चमकता था, और मैं तो जैसे अपने सपनों को हर दिन थोड़ा थोड़ा छू रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का अगला मोड़ ही बदल दिया। मैं मामूल के मुताबिक सेंटर में ही थी, कुछ बच्चों को स्केचिंग सिखा रही थी। तभी एक ऊंची आवाज आई, कौन है यहाँ पर मंजरी? तो मैंने पलटकर देखा। एक ऊंचे कामयाब से दिखने वाले आदमी खड़े हुए थे। उनके पीछे 2-3 लोग और भी थे। ऐसे मैं उनको देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि आपको हम शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं नेशनल लेवल आर्ट फेलोशिप के लिए। मैं तो समझी ही नहीं, मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत सुन रही हूँ। तभी मैंने हकलाते हुए कहा कि क्या सर, मैं, लेकिन मैं तो बस 15 साल की हूँ। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि कला की कोई उम्र नहीं होती बेटा, तुम्हारा हुनर तुम्हारी उम्र से अब बहुत आगे निकल चुका है। ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। एक पल को मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नेशनल लेवल फेलोशिप, ये तो मेरे सपने से भी कहीं बड़ा था। फिर उन्होंने एक फॉर्म मेरे हाथ में थमाया और बोले, अगर तुम हाँ कर दो तो हम तुम्हें अगले महीने मुंबई भेज देंगे। वहाँ ट्रेनिंग होगी, इंटरनेशनल आर्टिस्ट तुम्हें सिखाएंगे, सब कुछ फ्री होगा, बस तुम तैयार रहना। उस पल मुझे लगा कि जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हों। मैं खुश भी थी, साथ ही डर भी लग रहा था। मुंबई, इतना दूर, इतने बड़े शहर, मैंने तो कभी शहर तक नहीं देखा, और अब इतने बड़े मौके की बात हो रही थी। मैंने उस फॉर्म को हाथ में पकड़ा, पर हाथ कांप रहे थे। उस दिन जब मैं घर पहुंची तभी पापा दुकान से लौटकर आए ही थे, और मैंने धीरे से फॉर्म उनके हाथ में थमा दिया। पापा ने पढ़ा। पापा इतने तो पढ़े हुए ही थे कि हिंदी समझ आ जाती थी। फॉर्म को देखकर काफी देर तक वो चुप रहे, फिर अचानक हंस दिए। अरे बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे लिए कौन कौन से दरवाजे खुल रहे हैं, समझ भी रही हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि पापा, मुंबई तो बहुत दूर है। उन्होंने मेरा सर पकड़कर कहा कि बेटा, सपने हमेशा दूर ही होते हैं, अगर नज़दीक होते तो हर कोई पूरा कर लेता।
तुम्हें डर लग रहा है ना? हाँ, डर लगेगा, लेकिन जहाँ डर खत्म होता है ना, वहीं से बड़ी मंजिलें शुरू होती हैं। तुम सोच रही होगी, मैं जाने दूंगा या नहीं, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें मेरी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरी बेटी अपने सपने को कामयाब बनाने जा रही है और वो जहाँ भी जाएगी, अपने माँ-बाप का सर फ़ख्र से ऊँचा करेगी। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बेटी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं सोच रही थी कि अब मम्मी क्या कहेंगी, लेकिन जब वो कमरे में आईं, पापा ने सबसे पहले उनको बताया। माँ की आंखें भी भर आई थी, इस बात पर चिंता की वजह से नहीं, गर्व की वजह से। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर सिर्फ एक बात कही कि जब तेरे पापा ने इजाज़त दे दी है, तो मैं भला क्यों तेरे रास्ते की रुकावट बनूंगी। जा मंजरी, तो उड़। तेरी उड़ान देखकर शायद दूसरे घरों की बेटियां भी सपने देखने की हिम्मत कर सके। उनकी ये बात सुनकर मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सिर्फ अपने ही घर की नहीं, किसी और की भी उम्मीद बन सकती हूँ। अब मेरे सामने सबसे बड़ा दिन आने वाला था, मुंबई जाने का। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मैंने अपनी बैग तैयार की, अपनी पुरानी स्केचबुक साथ रखी और वो पहला 500 रुपये का नोट जो मैंने अपनी कमाई से बचाया था, वो भी किताबों के बीच संभाल कर रख लिया। फिर सुबह स्टेशन पर पापा ने मुझे गले लगाया, मम्मी ने मेरी आंखों में देखा और बोली, अगर कभी डर लगे तो हाथ में ब्रश पकड़ लेना, तेरे हाथ की लकीरों में ही तेरी मंजिल छुपी हुई है। मैं ट्रेन में बैठ गई थी और थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ी और मैं सोच रही थी कि शायद यही वो पल है जिसका मैंने हमेशा इंतजार किया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर पटरी के साथ भागती दुनिया को देखते हुए मैं पहली बार अपनी ही सांसों की आवाज़ सुन रही थी। सब कुछ मेरे लिए नया था, शहर की तरफ जाती ट्रेन, अनजाना सा सफ़र और एक ऐसा सपना जिसे मैंने कभी खुलकर किसी को बताया भी नहीं था। हाँ, डर भी था और एक अजीब सी खुशी भी। फिर मुंबई स्टेशन पर उतरते ही लगा जैसे ये शहर कभी थमता नहीं है, जहाँ नज़र जाती बस भीड़ ही भीड़। इतने लोग, इतना शोर और मैं अपने छोटे से बैग के साथ उस भीड़ में एकदम अकेली सी, जैसे किसी बड़ी नदी में मेरी छोटी सी नाव बहकर आ गई हो। फेलोशिप वालों ने मेरे लिए एक छोटी सी गाड़ी भेजी थी। करीब 1 घंटे के बाद मैं उस जगह पहुंची जहां मुझे रहना था। एक बड़ा आर्ट कैंपस, दीवारों से रंगों की खुशबू आती थी, बड़ी खिड़कियां, सफ़ेद रोशनी, विशाल कैनवस और चारों तरफ अलग अलग शहरों से आए बच्चे। पहली बार मुझे लगा कि मेरे जैसे पेंटिंग के सपने देखने वाले और भी लोग हैं। और इंट्रोडक्शन सेशन में जब मेरी बारी आई तो मैं थोड़ा झिझक गई। इतने लोगों के सामने बोलना मेरे लिए बिल्कुल नया था। और फिर मैं धीरे से बोली, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मंजरी है और मैं मिर्ज़ापुर से आई हूँ और मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। बस अभी मैंने इतना ही बोला, लेकिन मेरी आवाज़ में शायद वो सच्चाई थी जो लंबे लंबे स्पीचेस में नहीं मिलती। सबने ताली बजाई और मेरे अंदर की घबराहट थोड़ी कम हो गई। पहले दिन कुछ मुश्किल था। एक बड़े आर्टिस्ट ने हमें बारीकियां समझानी शुरू की, रंगों का सही चुनाव करके और कई तरह के शेड्स कैसे बनाते हैं, ब्रश स्ट्रोक कैसे संभालने हैं और भी बहुत कुछ समझाया। सब कुछ मेरे लिए काफ़ी नया नहीं था, लेकिन यहाँ सब इतना प्रोफेशनल और टेक्निकल था कि कई बार समझ ही नहीं आता था। हाँ, बाकी बच्चे बहुत तेज़ थे। उन्हें देखकर कई बार मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती थी। लेकिन रात को हॉस्टल के कमरे में बैठकर मैंने पापा की बात याद की कि डर वहीं होता है जहाँ मंजिल बड़ी होती है मंजरी। उसी रात मैंने खुद से वादा किया कि चाहे कितना भी मुश्किल लगे, मैं हार कर तो घर वापस नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे मेरी रूटीन बन गई, क्लास, वर्कशॉप, प्रैक्टिस। लेकिन असली मोड़ तब आया जब हमें असाइनमेंट मिला। अपनी जिंदगी की किसी एक सच्चाई को कैनवस पर उतारिए। सबने अपनी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, पर मैं कैनवस के सामने बैठी बस सोचती रही। मेरी जिंदगी की सच्चाई क्या थी? पापा की ढहती दुकान, मम्मी के थके हुए हाथ, या वो रातें जब मैंने कोने में चुपचाप रोते हुए खुद से कहा था कि कभी ना कभी तो कुछ अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे मेरा हाथ अपने आप चल पड़ा। मैंने एक छोटी सी लड़की बनाई, डरी हुई, लेकिन उसकी आंखें रोशनी की तरफ थीं। फिर उसके आसपास अंधेरा भरा, फिर रोशनी का हल्का सा शक्ल, और आखिर में एक हाथ जो उस लड़की को अंधेरे से बाहर खींच रहा था। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था, वो मेरा ब्रश था। मेरी कला, अपना दर्द, अपना डर, अपना सफ़र, सब मैंने उस कैनवस पर उतार दिया। अगले दिन जब सबकी पेंटिंग्स लगी तो मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मुझे डर था कि लोग मेरी पेंटिंग देखकर क्या सोचेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सबसे सख्त दिखने वाले बड़े आर्टिस्ट मेरी पेंटिंग के सामने कई मिनट खड़े रहे और फिर धीरे से बोले, ये तो कला नहीं है, बल्कि ये दिल है। दिल से बनी चीज़ें कभी भी हारती नहीं।
उनकी ये बात सुनकर पहली बार लगा कि मैं इस जगह की हकदार हूँ और शायद मेरी दुनिया सच में बदलने वाली है। शाम को फेलोशिप टीम के हेड ने मुझे बुलाकर कहा कि हम तुम्हें इंटरनेशनल जूनियर आर्ट शो के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। कुछ सेकंड्स के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी जिंदगी, मेरे सपने, ये सब इतना बड़ा कैसे हो गया? अब मेरे सामने एक और सफर था, एक और चुनौती, एक और सपना, और इस बार मैं पूरी तरह से तैयार थी। जब उन्होंने कहा कि मेरा नाम इंटरनेशनल जूनियर आर्ट शो के लिए नॉमिनेट हो गया, तो मैं कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गई। ऐसा लगता था जैसे मेरी दुनिया एकदम से इतनी बड़ी हो गई हो कि मैं उसे पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। हर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खुद आ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है। फिर कमरे में लौटकर मैंने बैग को एक तरफ रखा और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर रात थी, पर इस शहर की लाइटें चमक रही थीं और मुझे लग रहा था जैसे ये रोशनी मेरे अंदर भी उतर रही हो। मैं सोच रही थी कि पापा होते तो कितना खुश होते। मम्मी भले सख्त रही हों, पर शायद वो भी आज पहली बार गर्व महसूस करती। मैं खुद को आईने में देखकर एक पल के लिए थम गई। क्या ये सच में मैं हूँ? वही मंजरी, वही जो जानती थी कि जिंदगी उससे क्या चाहती है। अगले कुछ दिन शो की तैयारी में गुजर गए। मुझे अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को एकदम सही अवस्था में भेजना था। सब कुछ बड़ा था, स्टेज बड़ा, लोग बड़े, और मैं सिर्फ एक लड़की जिसने घर की टूटी हुई अलमारी पर बैठकर रंग मिलाना सीखा था। पर अंदर एक आवाज़ थी जो मुझसे कहती थी कि मैं यहाँ की हकदार हूँ। शायद अब डरना बंद करना चाहिए। शो के दिन मेरी पेंटिंग को एक अलग सेक्शन में लगाया गया था। वहाँ इतनी सारी पेंटिंग्स थी कि एक पल को लगा मेरी तो भीड़ में खो जाएगी। और फिर वही बड़े आर्टिस्ट जो पहली बार मेरी पेंटिंग देखकर रुके थे, वो वहाँ आए। उन्होंने मेरी पेंटिंग पर नज़र डाली और फिर मुझे देखकर कहा कि तुम्हारे रंग तुम्हारी कहानी कहते हैं कि ये एक वरदान है, इसे कभी मत छोड़ना। उनकी बात सुनकर मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। ये तारीफ सिर्फ मेरी पेंटिंग की नहीं थी, ये मेरी पूरी जिंदगी की थी। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं जीतूं या ना जीतूं, मैंने खुद को साबित कर दिया। फिर रिजल्ट अनाउंस होते वक्त मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। दुनिया भर के बच्चे वहां आए थे। हर कोई अपनी मेहनत, अपनी उम्मीद लेकर आया था। मेरा नाम टॉप 3 में आया। मैं पहले तो नहीं बनी, पर मुझे उस पल लगा कि जिंदगी में हर चीज ट्रॉफी नहीं होती। कभी कभी जीत बस ये होती है कि तुम वहां तक पहुंच गए जहां पहुंचना कभी नामुमकिन लगता था। जब सब खत्म हुआ और मैं बाहर निकली, तो ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूकर गई। उस हवा में एक बेहद शांत सा सुकून था। मुझे लगा कि जैसे जिंदगी ने मेरे कंधों पर रखा डर धीरे से हटा दिया हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं मिर्जापुर की छोटी सी मंजरी नहीं थी जो डरती थी कि उसकी जगह कहीं नहीं है, बल्कि अब मैं वो मंजरी थी जिसने अंधेरे को रोशनी में बदला था। और उसी रोशनी ने मुझे आज ये रास्ता दिया। और इसी एहसास के साथ मैंने अपनी कहानी का पहला बड़ा सफ़र ख़त्म किया। अब आगे क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैंने अपने अंदर की मंजरी को आखिरकार ढूंढ लिया। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, उसके अंदर सपनों की जगह हमेशा बड़ी होती है। अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो कोई भी पहुँच सकता है। डर और रुकावट बहुत आएंगी, रास्ते कई बार खाली भी लगेंगे, लोग हंसेंगे भी, और कई बार खुद ही लगेगा कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। पर सच ये है कि कोई भी इंसान तब हारता है जब वो खुद अपनी कीमत भूल जाता है। इसलिए मेरी कहानी ये कहती है कि पैसा, कमी, गरीबी और हालात कभी किसी की उड़ान नहीं रोकते। उड़ान सिर्फ मन से निकलती है, ना कि जेब से। और सबसे ज़रूरी अपने अंदर वाली आवाज़ पर भरोसा करना, क्योंकि वही आवाज़ आपको वहाँ तक ले जाती है जहाँ आप कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करते। अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, तो याद रखना, रोशनी बाहर से कभी नहीं आती, वो तो खुद आपके अंदर जलती है। बस आपको उसे पहचानना होता है। मेरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता और कोई भी शुरुआत देर से नहीं होती, जब तक आप खुद अपने आप से हारते नहीं हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।